हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरएस केमिस्ट्री सॉल्यूशन के एमएचटी सीटी केमिस्ट्री वन शॉट सीरीज में। आज का टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इज अ व्हाट वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, जहां पर हम डील करते हैं जो इंटर रिलेशन है या इंटर कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का, या फिर इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन में कुछ रिलेशन होता है, उसको स्टडी करने का हम काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहली जो बात हमें स्टडी करनी है, ओके, तो पहले क्या करते हैं ना, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि आपको क्या क्या लर्न करना है। यहाँ पर आपको समझना है रेडॉक्स रिएक्शन, फिर उसके बाद हम समझेंगे गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक सेल के बाद समझेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। आपको मैं बता दूं यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, रेडॉक्स रिएक्शन ये तो पहले भी हम लर्न कर चुके हैं, एक स्पेशल टॉपिक है। और उसके बाद में आता है ना इलेक्ट्रिक सेल आता है बेटा। क्या आता है? इलेक्ट्रिक सेल। और इलेक्ट्रिक सेल के दो टाइप होते हैं बेटा, ठीक है। एक होता है गैल्वानिक सेल या फिर हम वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, गैल्वानिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल। और दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो हम शुरुआत करेंगे गैल्वानिक सेल से। तो गैल्वानिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एग्जैक्टली अपोजिट होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन जो है तो केमिकल एनर्जी में किया जाता है। और रेडॉक्स रिएक्शन की जो मैं बात कर रहा हूं, तो आपको यहां पर यह समझना है कि यहां पर जो रेडॉक्स रिएक्शन रहेगी गैल्वानिक सेल में, वो रहेगी स्पॉन्टेनियस। कैसी रहेगी? स्पॉन्टेनियस रहेगी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन रहेगी। वो क्या रहेगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यही हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर स्टडी करना है। तो हम जाते हैं गैल्वानिक सेल की तरफ। गैल्वानिक सेल पहले समझ लेते हैं कि गैल्वानिक सेल है क्या। ठीक है, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था, बराबर कि नहीं। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बहुत सारा हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है स्टूडेंट। फिर भी अगर आपको चाहिए तो कुछ डेफिनेशंस रेडॉक्स रिएक्शन की यहाँ पर दी है, बराबर कि नहीं। तो रिडक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये रिडक्शन का है, उसके बाद आप देख सकते हो ओके ये ऑक्सीडेशन का है। तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने रेडॉक्स रिएक्शन पे वीडियो मैं बना चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमें देखना है, देखिए ये कंपैरिजन क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो जो मेन पॉइंट है बेटा हमारा, वो क्या है? गैल्वानिक सेल। आप देख पा रहे होंगे। तो क्या होता है गैल्वानिक सेल? तो गैल्वानिक सेल में कुछ चीजें आप याद रखो स्टूडेंट, की यहां पर जो रिएक्शन होती है ये होती है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन रहेगी स्टूडेंट। इट विल बी अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, जहां से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देख पाओगे कि डिफरेंस बताया, जैसे मैंने पहले भी बताया ना आपको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। एक होता है गैल्वानिक सेल और एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें से हमें गैल्वानिक सेल देखना है। तो यहां पर गैल्वानिक सेल की डेफिनेशन क्या है, देखो आप देख पा रहे होंगे यहां पर, केमिकल एनर्जी इफ, अगर थोड़ा सा इसको क्या करता है ना, थोड़ा एक्सपांड करता है, सो यू गेट एन आइडिया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट यहां पर, केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये कौन सी सेल में हो रहा है स्टूडेंट? ये हो रहा है गैल्वानिक सेल में या वोल्टाइक सेल में। ल्यूगी गैल्वानी और अलेजांड्रो वोल्टा जो है ओके, उनके बेसिस पे इनका नाम है ओके। और फिर एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल, यहीं से आपको पता चल जाता है। थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान देना है स्टूडेंट। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज है, इन सबकी इंफॉर्मेशन हम लेगी शॉर्टली लेना है हमें एज पर दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पर आप देख पाओगे कि गैल्वानिक सेल जो होता है उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये गैल्वानिक सेल है स्टूडेंट। ओके, मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये जो इस साइड में आपको दिख रहा है गैल्वानिक सेल में, इसको बोला जाता है एलएचई, इट इज द लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है आरएचई। इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? आरएचई बोला जाता है, मतलब राइट हैंड इलेक्ट्रोड भी मैं इसको कंसिडर कर सकता हूं, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जनरली आप देख पाओगे कि जो इस साइड में होता है एलएचई होता है, इसको क्या बोला जाता है? एनोड। और जो आरएचई होता है उसको क्या बोला जाता है? कैथोड। गैल्वानिक सेल पे जो एनोड होता है स्टूडेंट, एनोड पर हमेशा निगेटिव पोटेंशियल होता है, मतलब निगेटिव चार्ज होता है। और जो कैथोड होता है उसमें पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, उनका पोटेंशियल देखेंगे, तो पोटेंशियल के समय भी आपको समझ में आएगा कि जिसका कम होता है रिडक्शन पोटेंशियल वो एनोड बनता है, और जिसका ज्यादा होता है वो क्या बनता है? कैथोड बनता है, बराबर, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं। तो एक ना, ये आपको ना एक टिपिकल गैल्वानिक सेल दिया है स्टूडेंट, जिसको हम डैनियल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डैनियल सेल। ओके, तो यहाँ पर क्या किया है ना, जिंक का मतलब जिंक सल्फेट भी आप ले सकते हो, या फिर जिंक नाइट्रेट लिया है, तो इधर भी क्या लिया है? कॉपर नाइट्रेट लिया है। तो जनरली हमारे सिलेबस में जो है ओके, उसमें कौन सा सोल्यूशन लिया हमने? जिंक सल्फेट। और इधर कौन सा सोल्यूशन लिया है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है। मेनली यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट? कॉपर प्लस 2 आयन इंपॉर्टेंट है, और इस साइड में कौन इंपॉर्टेंट है? Zn+2 है, बराबर कि नहीं? ठीक है, तो ये आपको क्या करना है ना, यहाँ पर समझना है। ओके, तो होता क्या है जनरली, जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, Zn+2 आयन सोल्यूशन में आते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहां पर छूट जाते हैं? ओके, इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे छूट जाते हैं। यहाँ पर कैथोड पे क्या होता है, जो कॉपर+2 आयन ये कैथोड पर आ जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे क्या होता है? एक्वायर होता है। आफ्टर दैट दी ओके देयर इज अ कंडक्शन। यहाँ पर क्या होता है? कंडक्शन होता है। यहाँ पर हमने डिटेक्शन के लिए हम एमीटर वोल्टमीटर वगैरह क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है किसका? गैल्वानिक सेल का।
एनोड होगा कैथोड होगा, दोनों को ज्वाइन किया जाएगा किससे, सॉल्ट ब्रिज से। NaCl की बजाय KCl ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सेल की इंफॉर्मेशन हो गई। देखिए एग्जाम में ना आपको, बोर्ड के एग्जाम भी अगर आप कंसीडर करोगे ना, तो 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए सॉल्ट ब्रिज का इंफॉर्मेशन आपको पूछते हैं। क्या होता है सॉल्ट ब्रिज? तो सॉल्ट ब्रिज क्या है स्टूडेंट, कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? इट इज द यू शेप ट्यूब कंटेनिंग केमिकल इनर्ट सॉल्ट, दैट इज KNO3 KCl और NaCl। मोस्टली KCl यूज करते हैं, KNO3 रीजन होता है उसका, रीजन ढूंढ लेना आपने। मोबिलिटी ऑफ कैटायन ओके इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ एनायन, तो ये मोबिलिटी के लिए होता है। कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिग्निफिकेंट क्या है सॉल्ट ब्रिज का, तो ये क्या कंप्लीट करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट कर देता है गैल्वेनिक सेल के अंदर। मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ, दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ते बढ़ते एक समय सेल बंद हो सकता है, लेकिन वो उसकी जो न्यूट्रलिटी उसको मेंटेन रखता है। मेंटेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल ऑफ द ओके सेल रिएक्शन, जो सेल रिएक्शन होता है उसकी स्पॉन्टेनिटी भी मेंटेन रखता है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल का मेन क्राइटेरिया यही है कि देयर शुड बी अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ही हम सेल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज है स्टूडेंट, ओके। चलिए IUPAC रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, इसको सेल नोटेशन भी कहा जाता है बेटा, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए आता है कभी कभी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में भी, और आपको हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाए, ओके। तो IUPAC नोटेशन में क्या करते हैं, देखो ऑक्सीडेशन एनोड क्या कंसिडर किया जाता है, ऑक्सीडेशन हाफ कंसिडर किया जाता है, ओके। इट इज कंसिडर्ड एज ओके हाफ ऑक्सीडेशन, यहां पर लिखा है मैंने। अभी IUPAC नोटेशन में क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं शो करता है, अभी यहाँ पे क्या शो कर दिया, ओके। ये देखिए Zn कन्वर्टेड इनटू Zn+2 एंड हियर इज द कंसंट्रेशन, अगर 1 मोलर है तो 1 मोलर लिखेंगे। क्या तो रिडक्शन हाफ है, तो IUPAC नोटेशन क्या होगा, तो कॉपर+2 का कन्वर्जन कॉपर में हुआ है, इसका भी कंसंट्रेशन लिखा है 1 मोलर, बराबर कि नहीं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन जो हम लिखते हैं, तो आप देख पाएंगे यहां पर लिखा है कि जिंक का कन्वर्जन यहाँ हुआ है, कॉपर का यहाँ हुआ है, तो उसी को सेल में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये इस साइड में क्या रहेगा, मैंने बोला है पहले आपको, LHE, और यहाँ पर क्या होगा, RHE होगा, ओके। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, ये कौन सा है, राइट हैंड इलेक्ट्रोड, और बीच में क्या रहेगा, सॉल्ट ब्रिज। दिस इज द सेल नोटेशन, सिंपल सेल नोटेशन होता है। ये सिंगल जो वर्टिकल लाइन है, ओके, ये सिंगल वर्टिकल लाइन जो है, तो ये यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके अभी हमें समझना है स्टूडेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए सेल तो हमने बना लिया, लेकिन अभी हमें क्या समझना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद ही सेल पोटेंशियल पता चलेगा, और सेल पोटेंशियल पता चलता है मतलब वो सेल कितना हम यूज कर सकते हैं, कितनी एनर्जी वहां से हमें मिलेगी, ये समझ में आएगा, क्योंकि पोटेंशियल ही एनर्जी होती है, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डायग्राम के बेसिस पे हम सीखेंगे। देखिए देखिए क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होता है, ओके। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ओके। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। देखिए अभी क्या होता है ना, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम के बेसिस पे चलूं, ओके, तो आप देख पाओगे स्टूडेंट की ये जो इलेक्ट्रोड है, दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ है, नेगेटिव चार्ज। और सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ है ना, ये पॉजिटिव चार्ज एंटर कर चुका है, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ का नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए एनोड का क्या दिया, सोल्यूशन पोटेंशियल, ओके, एंड मेटल पोटेंशियल। ये मेटल और ये क्या है, सोल्यूशन, तो इन दोनों में डिफरेंस देखा जाता है, बराबर कि नहीं। सोल्यूशन पोटेंशियल तो मेटल पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, बराबर कि नहीं। अगर सोल्यूशन पोटेंशियल पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, बराबर कि नहीं। कैथोड पोटेंशियल, सोल्यूशन पोटेंशियल मस्ट बी ग्रेटर देन मेटल पोटेंशियल, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। कैथोड पे सॉल्यूशन का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, और एनोड पर सॉल्यूशन का पोटेंशियल कम होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर नाउ कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। तो पहले जो SRP हम बोलते थे ना, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अभी इसको क्या कहना है, SEP भी कह सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट एवर दी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन, इनको ही क्या कहना है, अभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहना है, वो हम सीरीज में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी यहां पर क्या करना है ना, जनरली क्या है ना, कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम स्टडी करते हैं, ओके। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में या तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता होता है, या फिर आर्बिट्रेरीली जीरो लिया जाता है। तो सबसे बेस्ट जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है स्टूडेंट, वो है SHG। और SHG का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया जाता है, याद रखिए 298 केल्विन एंड 1 बार, या 1 एटमॉस्फेयर भी आप बोल सकते हो। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या किया जाता है, ड्राई एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड आउट, यहाँ पे बबल आउट किया है उसको, बराबर कि नहीं, ठीक है, थ्रू अ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H+ आयन, ओके, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ओके। और इसका पोटेंशियल आर्बिट्रेरीली कितना लिया जाता है स्टूडेंट, 0 लिया जाता है, ताकि दूसरा जो कपल इलेक्ट्रोड है, ओके, उसके साथ का जो इलेक्ट्रोड है, उसका पोटेंशियल हमें तुरंत क्या हो जाए, पता चल जाए। इसीलिए इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या किए जाते हैं स्टूडेंट, यूज किए जाते हैं। ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी इसका यूज करके कैसे हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, तो क्या किया है हमने यहाँ पर, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना होता है स्टूडेंट, अगर मैं SHG का पोटेंशियल आपको पूछूं, तो आप SHG का पोटेंशियल क्या बताओगे। अभी देखा हमने SHG का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, कितना होगा, 0। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड रहेगा, ओके, मतलब मेटल रॉड ले लो, ओके, तो उसका पोटेंशियल इससे थोड़ा क्या रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। तो वो अगर हम अटैच करते हैं, तो अभी SHG आपका क्या काम करने वाला है, एनोड का काम करने वाला है।
और ये किसका काम करने वाला है, कैथोड का काम करने वाला है, किसका, कैथोड का। तो सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बराबर कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। सो सेल पोटेंशियल ई ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड। तो इनको ही स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। तो कैथोड का जो पोटेंशियल होगा और एनोड का जो पोटेंशियल होगा वो आपको कंसीडर करना है। आपको क्या मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा। ये जो मैंने यहां पर लिखा है इसको एसआरपी कहा जाता है, इसका भी क्या रहेगा, तो निगेटिव, इसलिए निगेटिव लिखते हैं बेटा, समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें देखना है स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो इक्वेशन है उससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट हम, ठीक है। यहां पर एक जो प्रॉब्लम दिया है, दिख रहा है आपको प्रॉब्लम क्या दिया, ई ऑफ सेल दिया आपको, कितना दिया है, 0.11 वोल्ट दिया है। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ओके, आपको ई ऑफ सेल दिया है उन्होंने, क्या दिया है, ई ऑफ सेल, जो कि दिया है 1.1 वोल्ट, बराबर कि नहीं। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है, बराबर कि नहीं। सो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या फॉर्मूला है, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या आएगा, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल, ओके, इनटू क्या आएगा, एन, ओके, इनटू क्या आएगा, एन डिवाइडेड बाय 0.06 लूंगा, कितना लूंगा, 0.06, ओके। चलिए क्या आएगा बेटा यहाँ पे बताओ, ई ऑफ सेल कितना है 1.1 इंटू कितना आएगा 2, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 0.06, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो इसको कितना ले सकते हैं आप, 3 ले सकते हो, बराबर कि नहीं, 0.03, तो कितना आएगा 1.1 अपॉन 0.03 आएगा, बराबर कि नहीं। सो क्या आएगा यहाँ पर बताओ, अगर मैं लेता हूं 110 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आएगा, ओके। सो कितना आएगा यहाँ पर, अगर मैं बात करूं इसकी, तो 3.7 ले लेते ना, 37 ले लेते, कितना ले लेते, 37 अप्रोक्सीमेटली, बराबर कि नहीं, 37 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो अभी आपको देखिए यहाँ पर लॉग ऑफ क्या मिला है आपको, लॉग ऑफ के, ओके, क्या मिला आपको, लॉग ऑफ क्या मिला है, के इज इक्वल टू कितना मिला है 37। सो के इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻37 के रेंज में आना चाहिए। तो ऑप्शन में आपको 37 दिया होगा, 37 के रेंज में है ना, दिख रहा है आपको, 10⁻37 के रेंज में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ओके। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। ये मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इधर पीएच दिया है, अगर आपको पीएच निकालना है तो पीएच कैसे निकालोगे, आप सभी को पता है पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, यहां से आपको ई मतलब सेल पोटेंशियल मिल जा रहा है। अगर आपको पीएच पता है तो डायरेक्टली सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, अगर आपके पास सेल पोटेंशियल है तो डायरेक्टली आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, पीएच कैलकुलेट कर सकते हो, इतना सिंपल है। पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल पता है, ओके, तो आप पीएच से उसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका सेल पोटेंशियल। मैं स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेल पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, जहां पे टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ओके, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1-2 मिनट का पॉज लेते हैं। चलिए स्टूडेंट अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल का दूसरा टाइप, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सभी को पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ओके, क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है बेटा, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। इस पॉइंट में आपको क्या क्या स्टडी करना है, ठीक है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको स्टडी करने हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस 1, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस 2। जनरली यहां पर हम मोल्टन NaCl का क्या करेंगे, मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, और यहां पर एक्वियस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें समझने हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, लगभग दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। चलिए देखते हैं बेटा क्या दिया है, ओके। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पहले समझ लेते हैं, क्या कहना है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पहले ना कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज एनोड, ओके। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं बेटा, एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ओके, उसको बोला जाता है कैथोड। क्या बोला जाता है, कैथोड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। बहुत अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन है, आप यहां पर देख सकते हो। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपको समझना है, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच ऑकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट और अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, ओके। कोई भी जो इलेक्ट्रोड होता है या कोई भी जो सब्सटेंस होता है जो डिपॉजिट या लिबरेट होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द चार्ज सप्लाइड, चार्ज मतलब जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिसिटी आपने पास आउट की है, सो W इज द मास, ओके, ये मास डिपॉजिटेड एंड Q इज द चार्ज, ओके, सो वी नो दैट Q इज व्हाट, I into T, T मींस टाइम इन सेकंड, यहाँ पे सेकंड में लेना है, I इज द एम्पियर मतलब करंट रहेगा, सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि W इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ मैं, ZIT, क्योंकि ये कांस्टेंट लेना पड़ेगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT और मुझे कांस्टेंट लेना पड़ेगा Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो Z इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करते हैं, E अपॉन यहाँ पर क्या लिया जाता है, फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे लोगों को इक्विवेलेंट मास पता नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो, यम, ओके, मोलार मास अपॉन क्या ले सकते हो, NF ले सकते हो, मोलार मास अपॉन NF। एन मतलब क्या रहेगा बेटा, एन फैक्टर रहेगा, एन मतलब क्या रहेगा, एन फैक्टर। और शॉर्टली एक बात मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे, क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ फैराडे रहेगा। ये अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही अच्छा है, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया है उसका, आपको करंट इज पास को किस तरीके से करना है, तो हम जैसे ही एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ये फॉर्मूला याद रखो आप लोग, ठीक है। हाँ, फैराडे का सेकंड लॉ जो है इलेक्ट्रोलिसिस का, उसको समझते हैं। यहाँ पर एक से ज्यादा सेल होते हैं, सेम अमाउंट ऑफ अगर इलेक्ट्रिसिटी में पास आउट करता हूं, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। E1 अपॉन E2 मतलब क्या, इक्विवेलेंट मास, ओके, बहुत सारे बच्चों को इक्विवेलेंट मास और E2 स्टेट बोर्ड के बेस में ना, ये इसको क्या कहा गया पता है आपको, मतलब इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, 1 अपॉन या फिर क्या लिया जाता है, मोल रेशो इनटू क्या लिया जाता है, मोलर मास। तो मोल रेशो इज नथिंग बट व्हाट, मोल रेशो इज नथिंग बट 1 अपॉन n फैक्टर, वही तो है। मोल रेशो जो आप ले रहे हो ना, वही क्या है, 1 अपॉन n फैक्टर है। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं m अपॉन n, तो ये क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट मास बन जाएगा। तो आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, n2 इंटू m1 अपॉन n1 इंटू क्या लिख सकते हो, m2 लिख सकते हो, ठीक है, वेर n इज दी n फैक्टर, ये क्या रहेगा, n फैक्टर रहेगा। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास या फिर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, या फिर हम बोल सकते हैं उसका n फैक्टर भी क्या कर सकते हैं बेटा, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये करंट लिबरेटेड दिया आपको, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या प्रोडक्ट है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, देखिए स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके, उसके बाद कौन सा इलेक्ट्रोड है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उस पर प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, डिपेंड करता है, बराबर कि नहीं, ठीक है। देखिए मैंने जैसे आपको बोला था कि हम क्या करेंगे, मोल्टन NaCl का करेंगे, तो मोल्टन NaCl में क्या होगा, Na और Cl सेपरेट हो जाते हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सेपरेट हो गए। Cl माइनस, तो एनोड पे Cl माइनस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, Cl2 मिलेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यही इलेक्ट्रॉन सोडियम लेगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो आपको कैथोड पे क्या मिल रहा है, सोडियम मिल रहा है, ओके, और एनोड पे क्या मिल रहा है आपको, Cl2 मिल रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, Cl2 एनोड पे आएगा और सोडियम कहां पर आएगा, कैथोड पे, जनरली मेटल और हाइड्रोजन कैथोड पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl, किसका इलेक्ट्रोलिसिस करना बेटा, एक्वियस NaCl का। पहले मोल्टन था, लेकिन एक्वियस NaCl में दिक्कत क्या होती है पता है आपको, एक्वियस NaCl में होते हैं आयंस, ओके, वाटर के भी, ओके, तो यहां पर ये दिक्कत है। अभी यहां पर देख लो, टेंडेंसी देख लो, तो OH माइनस से ज्यादा Cl माइनस की टेंडेंसी होती है, क्या, रिएक्शन एट एनोड विद लोअर वैल्यू ऑफ, ओके, रिडक्शन पोटेंशियल, पता है ना आपको, तो किसकी लोअर वैल्यू है, Cl माइनस की, तो Cl माइनस इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, Cl2 में। कैथोड पे क्या होता है, Na प्लस और H प्लस है, तो रिएक्शन एट कैथोड विद हायर वैल्यू, बराबर कि नहीं, तो हायर वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन की है, तो हाइड्रोजन लिबरेट होगा। कितना डिफरेंस है, देखो यहाँ पर Cl2 हो रहा है और यहाँ पर कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, कहां पर, कैथोड पे। तो क्या क्या मिल रहा है आपको, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, Cl2 और H2, साथ में सॉल्यूशन के अंदर आपको मिलेंगे बेटा क्या, Na प्लस और OH माइनस, वो दोनों भी आपको मिलने वाले हैं, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। हाँ, प्रिडिक्ट दी प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक सल्फेट एंड AgNO3, ओके। तो कौन कौन आएगा, ये आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सिल्वर की टेंडेंसी डिपॉजिट होने की, तो आपको सिल्वर मिलेगा, और क्या थोड़े पे क्या मिलेगा, O2 मिलेगा, क्या मिलेगा, O2 दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा O2 और H2, इसमें O2 और H2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर दिख रहा है आपको, ये O2 और ये H प्लस आयन मिलेंगे, एसिडिक कंडीशन मेंटेन कर लेता है, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ओके, सेकंड, वो भी तो देख लिया हमने, ठीक है। एक्वियस कॉपर अगर मैं हम यूज करते हैं, बराबर कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन, और कैथोड पे तो मैंने बोला ही आपको कौन आने वाला है, मेटल आने वाला है, तो ये आप समझ सकते हो, ये सीरीज याद रखो आप, ठीक है, ये सीरीज क्या करना है, याद रखना है, सो आपको आइडेंटिफाई करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, बराबर है, ठीक है। चलिए समरे, ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का समरे देख लेते हैं हम, क्या समरे है इसका, ठीक है। कि एक बार ये खत्म होने के बाद जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, इसके बाद ना हर एक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ओके। हर रोज आपको 15 या 20 मिनट्स की वीडियोस मिलेंगे, जहां पर हर पॉइंट को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल में वन शॉट शुरू है, तो मुझे वन शॉट में ही सब कुछ कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहेगा इसका, ठीक है। फिर भी मेरा स्पीड अगर आप देखोगे तो कम ही है, मैं थोड़ा सा स्लोली समझाना चाहता हूँ बच्चों को, बराबर है कि नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको दिख रहे हैं, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने स्टडी किया, कैथोड और एनोड पर, ये सीरीज याद रखिए बच्चों, आप इस सीरीज को क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
कंडक्टिविटी, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आए हैं हम, कंडक्टिविटी। ठीक है, किस पे आए हैं बेटा? कंडक्टिविटी पे आए हैं। कंडक्टिविटी ऑफ सेल, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी है कोलोरस लॉ। क्या देखना हमें? कोलोरस लॉ। ओके, चलिए कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। ओके, देखिए कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टेंस पढ़ा है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस की एग्जैक्टली इनवर्स क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। ओके, चलिए देख लो यहां पर, चलिए समझ लेते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं ना। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, and therefore we can see that resistance is equal to rho L by A, where rho is called as resistivity। ये क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, और ऐसा यूनिट क्या होता है? ओहम मीटर रहेगा या ओहम सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस G। इसका इनवर्स लेना है क्योंकि कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस इनवर्स ही रहेगा, तो G इज 1/R। तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस और पर ओहम, आल्सो नोन एज अ महो। ओके, इसको महो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महो। उल्टा किया है ना तो महो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महो। ओके, चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इस पॉइंट पर ना ज्यादा हम ध्यान नहीं देते बच्चा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, किस पे डिपेंड होता है। ओके, देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे स्ट्रांग है, वीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पोलर नॉन पोलर उस पे भी डिपेंड करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, साइज ऑफ आयंस, आयोनिक मोबिलिटी भी मेंटेन करती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो भी मेंशन है, टेम्परेचर, बिकॉज वी नो दैट इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, यहां पे दिया है मोबिलिटी इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है बेटा यहां पर। ठीक है, देखिए ओके, कंप्लीट डिसोसिएशन, यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन, नेचर बोल रहे हो। ठीक है, आयोनिक मोबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, आयोनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पर आयोनिक मोबिलिटी क्या दी? आपको डिक्रीज दी है। देखिए ये Na प्लस है, K प्लस है, लेकिन ये साइज दिया है ना, देखो हाँ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियल डिसोसिएशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है? जैसा नेचर होगा सॉल्वेंट का तो आयोनिक मोबिलिटी भी आपको क्या करनी है? कंसिडर करनी है। ठीक है, तो ये यहां पर देने की उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है। उसके बाद साइज ऑफ आयंस भी है, देखो इसकी साइज बड़ी, इसकी साइज बड़ी, इसकी साइज क्या है? छोटी है, तो छोटी है ना, तो ये कंपनसेट किया जाएगा, बराबर कि नहीं? तो आयोनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, बराबर कि नहीं? ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आयोनिक मोबिलिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, जिसको आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, चलिए कंडक्टिविटी सेल दिया आपको, कंडक्टिविटी सेल में क्या क्या याद रखना है? ठीक है, दिस इज द कंडक्टिविटी सेल। ऐसे नहीं तो बहुत सिंपल सा हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पर दिया आपको G इज 1/R या इनवर्स ऑफ R, G इज इक्वल टू 1/ρ, ये बाय क्या आएगा? यल आएगा। और यहाँ पर क्या किया है? G इज इक्वल टू क्या आएगा? K 1/, जी स्टार दिया है। ओके, इट इज द सेल कांस्टेंट, इसको सेल कांस्टेंट बोलेंगे हम। ये K दिया है, K इज नथिंग बट व्हाट? K इज नथिंग बट व्हाट? 1/ρ, रेसिप्रोकल, ये यहाँ पर दिया है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। K इज द कंडक्टिविटी एंड दिस इज द रेजिस्टिविटी, बराबर कि नहीं? तो ये दिया आपको यल अपॉन ये G स्टार, सेल कांस्टेंट बोला है। हमारे स्टेट बोर्ड की बुक में ना इसको B कहा गया है, B स्टैंड फॉर सेल कांस्टेंट, उसको क्या बोलेंगे हम? सेल कांस्टेंट बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ओके ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ओके, देखिए कंडक्टर कौन होते हैं? तो K दिया है, कंडक्टिविटी जो होती है 10⁴ सीमेंस पर मीटर होती है। इंसुलेटर की बहुत ही ज्यादा मतलब कम होती है, बराबर की नहीं? ठीक है, और वो रेंज करती है, सेमीकंडक्टर की क्या करती है? रेंज करती है, बराबर नहीं? सुपर कंडक्टर जीरो रेजिस्टिविटी और इन्फिनाइट कंडक्टिविटी होती है उनमें। ठीक है, तो मेटल और एलॉय अभी ये बताने की जरूरत है नहीं आपको, बराबर की नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी क्या करना है ना, कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सेल की, तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, करना है तो हम यहीं पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या दिया है देखो। हाँ, चलिए क्या दिया है, सॉल्व करते हैं इसको। कंडक्टिविटी नॉर्मल सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन दिया आपको 1/50, बराबर है कि नहीं? ठीक है, ये कितना दिया है? कंडक्टिविटी दी है, K दी है। ओके, ये K कितना दिया है आपको? 0.001765, तो इसको मैं लिखता हूँ 1.675 इंटू 10⁻³ ओके, और आपको रेजिस्टेंस दिया है बेटा, कितना दिया है? 100 ओहम, इसको मैं लिखता हूँ 10⁻²। क्या लिखता हूँ? 10⁻²। कॉन्सेंट्रेशन दिया है, K दिया है, और क्या दिया है? R दिया है। तो K और R अगर हमारे पास है तो सेल कांस्टेंट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो? कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K इंटू क्या होता है बेटा? R होता है। तो कितना है? 1.765 इंटू 10⁻³ इंटू क्या आएगा? 10⁻² आएगा, बराबर कि नहीं? सो क्या आएगा? 1.765 इंटू 10⁻⁻1, सो इट विल कम्स टू 0 पॉइंट। ओके, देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। ओके, दिख रहा है? वही है जो मैं, ओके सॉरी 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 सॉरी, ओके, तो स्टाइलस गिर गया था बच्चों। ओके, तो क्या आ रहा है? 0.17 दिख रहा है आपको? वही सॉल्व किया हमने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है। जनरली क्या करते हैं ना, तो ये डिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो कैलकुलेट करते हैं, लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये डायग्राम आपने देख लेना है स्टूडेंट। ठीक है, हाँ, ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोलार कंडक्टिविटी।
ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद रखो बेटा, डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, डिफाइन कोई पूछेगा नहीं आपको। ओके, और ये मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन दिया डाइल्यूशन के साथ, मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ऐसा डाइल्यूशन बेटा उसके बाद ना वीक इलेक्ट्रोलाइट का और ज्यादा डिसोसिएशन क्या नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है, वो कांस्टेंट आता है, ठीक है। और ऑस्टवर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन के हिसाब से अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, रूट ऑफ सी। ओके, रूट ऑफ क्या रहेगा, सी रहेगा। तो अल्फा मतलब क्या दिया है यहाँ पर, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, हम कंसीडर कर सकते हैं इसको, बराबर कि नहीं। तो देखिए आपको एक ग्राफ दिया है मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पर ना आपको ऐसे मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस नहीं चेंज होंगे, बराबर कि नहीं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस क्या होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं। तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा हूँ, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन कितनी बढ़ रही नहीं पता है, और धीरे धीरे बढ़ जाएगी, बराबर कि नहीं। और इस यहाँ पर आने के बाद में जीरो हो जाएगी, इसके बाद उसका मतलब कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ना पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी वैसा है, जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये ग्राफ याद रखना, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये ऐसा कर्वी ग्राफ है, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में एक चीज याद रखो, मोलर कंडक्टिविटी और हम नॉर्मल कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सबने याद रखना है कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, एन फैक्टर का, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लीजिए और उसको डिवाइड कीजिए कौन से फैक्टर से, एन फैक्टर से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। वो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बेटा, क्या दिया है देखो प्रॉब्लम, कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.1 नॉर्मल ऑफ H2SO4 विथ सेल कांस्टेंट 0.5 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 50, आल्सो फाइंड्स द मोलर कंडक्टिविटी। पहले क्या करते हैं ना बेटा, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या क्या दिया है आपको, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कितना दिया है 0.1 नॉर्मल, तो नॉर्मल ही दिया है आपको, तो कोई टेंशन है ही नहीं ना, नॉर्मल ही दिया है ना डायरेक्टली, तो मोलरिटी कैलकुलेट कर लेंगे उसकी, बराबर कि नहीं, फिर कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मलिटी दी है, उसके बाद क्या दिया आपको, सेल कांस्टेंट दिया है, तो कितना दिया है 0.5, बराबर है। और रेजिस्टेंस दिया है आर, दिया है आपको, कितना दिया है आर, 50 दिया है। ओके, सो आपको पता है के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन आर, के इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन आर होता है। चलिए सॉल्व करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी बोलो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है 1000 के अपॉन क्या होता है सी, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, के की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर, के यहाँ पर क्या आएगा बी अपॉन क्या आएगा, ठीक है, सी इंटू क्या आएगा आर, लिखिए 1000 इंटू, बोलिए सेल कांस्टेंट कितना दिया है 0.5 अपॉन कितना आएगा, कितना आएगा 50, ओके। और उसके बाद क्या दिया आपको, सी कॉन्सेंट्रेशन दिया, कितना दिया 0.1, ओके। इसको 5 कर लेते, इसको क्या कर लेते 10, ओके। तो कितना आएगा 100, इसका आंसर कितना आना चाहिए 100। ये क्या हो गया बेटा, ये होगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये कौन सी कंडक्टिविटी होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अभी हमें क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, बराबर कि नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एन फैक्टर कितना है 2 होता है ना, तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 200 आ जाएगा। तो यहां पर याद रखो जो हमने ली है यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसका आएगा 100 और मोलर कंडक्टेंस आएगा 200, ओके। चलिए देख लेते हैं सही है क्या नहीं। यस, मोलर कंडक्टेंस कितना आया है 200 और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना आया है बेटा 100 आया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलोरस लॉ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें यूज करना पड़ता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आया स्टूडेंट समझ में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। ये दिया है उन्होंने, तो कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ MgCl2 एंड KOH। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 2 Cl है तो मतलब इन दोनों को, तो MgCl2 का देखिए कैसे होगा, MgCl2 दिया है तो क्या आएगा Mg+2 और क्या आएगा 2Cl माइनस, तो ऐड कर दो ना 2Cl माइनस, तो मिल जाएगा आपको, बराबर कि नहीं, तो आसान हो जाएगा आपके लिए करना, ओके। हाँ, कोलोरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस माइग्रेशन, ओके। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो ये भी फॉर्मूला बेटा आपको क्या करना है, याद रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो बहुत सारे प्रॉब्लम अभी यहाँ पर दिए हैं, समरी हमने ये कर लिया है, ओके। चलिए बैटरीज कोरोजन, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। चलिए बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज। बैटरीज मतलब क्या है स्टूडेंट, बैटरीज मतलब होता है गैल्वानिक सेल, क्या होता है गैल्वानिक सेल, ओके। और इसमें 2 टाइप होते हैं बेटा, कौन कौन से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को नो चार्जिंग, यूज एंड थ्रो, और इसको बार बार आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ड्राई सेल वगैरह दिया है इसमें, ड्राई सेल, ओके। तो इसके रिएक्शंस वगैरह आप याद रख लो, ओके। कौन सा एनोड होता है, कौन सा कैथोड होता है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, इन सारी चीजों का ध्यान रखिए आप लोग। ये दिया है मर्क्यूरी सेल, दिया है आपको, हाँ बोर्ड में है मर्क्यूरी सेल हमें, बराबर कि नहीं, ठीक है। सेकेंडरी सेल या फिर बैटरीज रहेंगे, तो सेकेंडरी है, हमें लीड एक्यूमुलेटर वगैरह दिया है, निकल कैडमियम सेल है, जिनको हम बार बार क्या कर सकते हैं, रिचार्ज
कर सकते हैं। लीड स्टोरेज बैटरी दिख रहा है आपको, हमारे ऑटोमोबाइल्स में होती है। तो याद रखो यहाँ पर क्या होता है, बराबर कि नहीं, जब डिस्चार्ज करेंगे तब क्या होगा, बराबर कि नहीं, उसके बाद जब हम रिचार्ज करेंगे तब क्या होगा, देखिए आप रिएक्शन देख लीजिए एक बार, बराबर कि नहीं, ठीक है, रिएक्शन देख लीजिए। लीड का कन्वर्जन लीड सल्फेट में हो रहा है और लीड ऑक्साइड का कन्वर्जन में लीड सल्फेट में, +4 से +2 में आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है, 0 से +2 में आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, साइमल्टेनियस हो रहा है, बराबर कि नहीं। ये जब हम इसको क्या करेंगे, रिचार्ज करेंगे तब ये उल्टी रिएक्शन होगी, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कोरोजन वाला वगैरह फैक्टर होगा। ओके, तो हाँ ये समझ लीजिए आप लोग, कोरोजन है बेटा, तो ये आपने पढ़ लेना है, बराबर है कि नहीं, ठीक है। हाँ, ये समरी दिया है और यहीं पे हमारा टॉपिक लगभग क्या हो जाता है स्टूडेंट, खत्म हो जाता है। ओके, नस्ट इक्वेशन को याद करना है, नस्ट को याद करना है। ओके, चलिए अब इसके बाद ना हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे 2 मिनट के बाद। ओके बेटा, चलो तो पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया है, शायद आपको दिख रहा होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग इसलिए नहीं ले रहे हम। ओके, चलिए देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 1440 ओहम एंड कंडक्टिविटी इज अबाउट, ओके, 0.00162। ओके, तो कंडक्टिविटी दी है और क्या दिया है आपको, रेजिस्टेंस दिया है, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा मायने नहीं करता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते बेटा इस प्रॉब्लम को, ठीक है। आपको क्या क्या दिया है उन्होंने, ओके, चलिए यहाँ पर क्या क्या दिया है आपको, रेजिस्टेंस दिया है, आर दिया है, ओके, और उसके बाद आपको क्या दिया है उन्होंने, ओके, के दिया है, के कितना दिया है, 0.00162। इसको मैं लिख सकता हूं के इंटू 10⁻⁻³ लिख सकता हूं, बराबर है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या आएगा बेटा, बी इज इक्वल टू के इंटू क्या होता है, आर, बराबर कि नहीं। सो क्या आएगा, इंटू, इसको मैं क्या करता हूँ ना, ओके चलिए कोई बात नहीं, 62 इंटू 10⁻⁻, क्या लेते हैं, -3, 1.44 लेता हूं मैं इसको, और इसको लेता हूं क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा फिर, है क्या नहीं। तो क्या आना चाहिए, देखो क्या आना चाहिए, 14, है क्या नहीं, 1 × 1। सो अगर हम ऐसा करेंगे 14 × 12 अगर मैं करता हूं तो 8 आएगा। ओके, हाँ, तो इसका आंसर ये आना चाहिए था, कितना आना चाहिए, 1.41, 1.38 मतलब ऐसा आ रहा तो 1.41 आना चाहिए, डी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका आंसर मिल गया हमें, ताकि यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, आपके सामने ही सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। व्हाट इज द परसेंट डिसोसिएशन ऑफ NH4OH इफ मोलर कंडक्टेंस एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो कितना दिया है, 130 दिया है, उसके बाद 109 दिया है, ओके सेपरेटली, एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर इज 9। ओके, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, आपको ना उन्होंने यम दिया है बेटा, आपको मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, ये दिया आपको, कितना दिया है, ओके, और मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है NH4OH का। किसका करना है, NH4OH का करना है, तो NH4 और इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ओके, और NaCl को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो NH4Cl का कितना है, 130, और NaOH का कितना है, NaOH का कितना है, 213, दोनों का ऐड कर दो 3, ये कितना आएगा 4, 343, और इसको क्या करना है बेटा, माइनस करना है, क्या करना है, माइनस कितना, 109, क्या करो आप, माइनस करो, तो कितना बचेगा यहाँ पर 4, ओके, यहाँ पर कितना बचेगा 3, ओके, यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो कितना आया 234, कितना आया है आपका, ओके। तो मोलर कंडक्टिविटी कितना मिला आपको, 234। अल्फा निकालना है आपको, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनाइट, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनाइट डाइल्यूशन। तो कितना आएगा 234, तो क्या आएगा इसका बोलो, ओके, ओके कितना आएगा बोलो, कितना ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, कितना ले सकते हो आप, इनमें से तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना, तो कितना आना चाहिए, NH4OH, हाँ कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है ना बेटा हमने, यस यस यस, कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं, मल्टीप्लाई, मोलर कंडक्टिविटी हमने लिया है तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये कहां पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10⁻², तो ये कितना आएगा, 900/234, बराबर कि नहीं। तो कितना ले सकते हैं, ठीक है, 100/26 अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं हम, ठीक है, 100 कितना ले सकते हैं, 26 ले सकते हैं क्या, लेकिन 9 ले लो मैं इसको अगर 9, 18, बराबर कि नहीं, यस, 9 × 18, कितने बचे, यस, ये आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 100/26 आएगा, कितना आएगा, 100/26, कैसे आएगा देखो,
मैं इसको क्या करता हूँ ना 9 इंटू क्या लिखता हूँ 100 लिखता हूँ, बराबर कि नहीं, और इसको क्या लिखता हूँ 9 इंटू 26। ओके ओके, तो ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो इट बिकम्स 100/26। इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 100/26 आएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, ये क्यों किया है, अगर किसी को लगता होगा सर ये 900 कैसे कर लिया आपने, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.01 दिया है, तो मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना 10⁻², कि ऊपर जाके कितना होगा 10⁻² हो जाएगा, बराबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ओके, सारे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे बेटा, बराबर के नहीं। चलिए यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ पहले इनको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है? हाँ, देखिए क्या दिया है, if concentration of zinc okay decreases to 0.1 molar at 298 kelvin then EMF of cell, तो ये दिया है आपको, और यहां पर क्या दिया है कि इस कंडीशन में दिया है। तो आप सभी को पता है कि ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल क्या होता है, बोलो ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल क्या होगा। चलिए पहला ई ऑफ सेल लेते हैं हम, क्या आएगा, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल, बराबर कि नहीं, प्लस ओके क्या आएगा बेटा 0.06 लेता हूं मैं हमेशा, ओके, एंड लॉग ऑफ क्या आएगा, बोलो 1 1, बराबर कि नहीं, 1 अपॉन क्या आएगा 1 1 का स्क्वायर आएगा एक्चुअली, बराबर कि नहीं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा ई स्टैंडर्ड, बराबर कि नहीं, ई स्टैंडर्ड ऑफ क्या आएगा सेल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, लॉग ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो ई ऑफ सेल जो पहला मेरे को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ये स्टैंडर्ड ऑफ सेल। अभी दूसरे यहां पर उन्होंने क्या कहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इज डिक्रीज टू 0.1, पहले 1 था अभी कितना कर दिया 0.1 कर दिया, तो क्या आएगा, ठीक है, तो देखिए ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल यहां पर क्या आएगा, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल यहां पर आएगा 0.0, क्या आएगा, चलिए क्या लिखता हूं मैं 59 अपॉन क्या आएगा 2, और यहां पर क्या आएगा, ओके कितना आएगा 0.1 आएगा, कितना आएगा 0.1, और डिवाइडेड बाय सिल्वर का चेंज ही नहीं किया तो 1 आएगा, बराबर कि नहीं, तो बोलो यहां पर क्या आएगा, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल, ओके ओके माइनस क्या आएगा 0 पॉइंट क्या आएगा 029 क्या आएगा 6, आई थिंक यस 296, लॉग ऑफ 0.1 क्या होता है स्टूडेंट -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो ई ऑफ सेल प्लस क्या आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस होगा ना ये, बराबर कि नहीं, तो 0 पॉइंट क्या आएगा 0296, ओके, तो बढ़ गया ना, पहले इतना था बराबर नहीं, अभी इतना हो गया, ई ऑफ सेल प्लस ऐड हो गया ना इसमें, तो ऐड हो गया, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बी इंक्रीज बाय 0.0296, पहले इतना था 1 1 था तो इतना था, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दिया तो यहाँ पे 0.1 आया, लॉग ऑफ 0.1 कितना होता है -1 होता है, तो -1 कर लिया हमने, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर कि नहीं, तो प्लस कितना आएगा वो आपको क्या करना है कंसिडर, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में, याद रखो ये मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लीकेशन में, ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ओके, तो इसका आंसर आएगा इंक्रीज, ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट ये, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और मैं सॉल्व करूंगा, देन वी विल ओके स्टॉप, ओके, फिर हम इस टॉपिक को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। क्या दिया है, फॉर द सेल रिएक्शन इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज 10⁻⁴ एट 298 केल्विन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, ओके, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होता है 0.059, बराबर कि नहीं, अपॉन क्या आएगा एन, ओके, अपॉन क्या आएगा एन, एंड क्या आएगा लॉग ऑफ क्या आएगा के, 0.059 अपॉन कितना आ रहा है बेटा 2, एंड लॉग ऑफ क्या लेंगे 10⁻⁴ क्या लेंगे 4, बराबर 10⁻⁴ का लॉग क्या होगा 4 होगा, तो 0.059 इंटू क्या आएगा 2, बराबर कि नहीं, तो क्या आएगा 0.059, तो क्या आएगा 8, सो 0.118 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 0.118, दिख रहा है आपको कितना आएगा 0.118 आना चाहिए, ओके। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर 0.01 मोलर वीक मोनोबेसिक मोनोएसिडिक बेस अंडरगोइंग 2% डिसोसिएशन, ये इसका प्रॉब्लम है नहीं एक्चुअली, लेकिन फिर भी क्या कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा स्क्वायर क्या होता है सी, अल्फा कितना दिया है 2% दिया है, कितना परसेंट दिया है 2%, तो क्या आएगा 2 इंटू 10⁻², इसका क्या आएगा स्क्वायर, इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 1 इंटू 10⁻⁻3, तो कितना आएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻3, सो 4 इंटू 10 क्या आएगा बेटा -7 आएगा, ओके, सो इसका आंसर क्या आना चाहिए 4 इंटू 10⁻�7 आना चाहिए, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये एक प्रॉब्लम है अभी तो सॉल्व ही कर लेते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1.1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इनटू ओके 1 मोल, ओके, तो सबसे पहले समझ लो पोटेशियम डाइक्रोमेट ये कन्वर्ट होगा 2Cr+3 में,
इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा +6 और इसका कितना है +3। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं इंटू 2 मतलब 6। कितने 6 1.1 मोल इंटू क्या करेंगे 6 करेंगे तो कितना आएगा 6 पॉइंट कितना आएगा 6। ओके तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हुए। तो एक मोल मतलब कितना होता है 6.022। तो मैं 6 ऐसे ही लेता हूँ उसको। ठीक है तो कितना आएगा बताओ कितना आएगा। नहीं नहीं सॉरी 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 गलत मोल है ना कि मोल है तो 965 डायरेक्टली ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं 96500 कूलम। ओके तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 954 होता ना। ओके 963। सो ये आएगा इसका आंसर। ओके कितना आएगा 6.369 इंटू 10⁵ क्या आएगा कूलम आएगा। होप स्टूडेंट ये प्रॉब्लम आपको समझ में आए होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहीं पे खत्म होता है। कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आगे चल के मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाला हूं जैसे वन शॉट सीरीज हमारी केमिस्ट्री के लिए खत्म हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।